अस्सलाम वालेकुम। जी, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट करेंगे सी प्लस प्लस को बिल्कुल स्टार्टिंग से। इस कोर्स को बनाने का बेसिकली मेरा मकसद ये था, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उनमें से मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एफएससी करके आ रहे होते हैं, और उनको इतनी ज़्यादा हाव नहीं होती प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, कंप्यूटर के रिलेटेड, और वो डायरेक्टली मूव करते हैं जब प्रोग्रामिंग पे, तो बहुत ज़्यादा टफ बन जाता है उनके लिए उसको अंडरस्टैंड। और जब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनको आते ही प्रोग्रामिंग स्टार्ट करवा दी जाती है और उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि अब हमें क्या करना चाहिए। उनको ये नहीं पता होता कि प्रोग्राम क्या होता है, उन कंप्यूटर क्या होता है, उनकी कंप्यूटर के रिलेटेड भी उनको इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं होती। तो ऐसे मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं कि उनको अभी थर्ड सेमेस्टर हो जाता है, फोर फाइव फिफ्थ सेमेस्टर में चले जाते हैं, लेकिन उनको अभी तक डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल नहीं किया होता, क्योंकि उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि किस तरह से प्रोग्राम लिखना है, किस तरह से प्रोग्रामिंग करनी है। क्योंकि स्टार्टिंग में उनकी बेसिक जो है वो क्लियर नहीं की जाती, क्योंकि एडमिशन्स का सिलसिला चल रहा होता है और ठीक से प्रॉपर क्लासेस भी नहीं हो रही होती स्टार्टिंग में। तो इस वजह से ये बहुत ही डिफ़िकल्ट बन जाता है कि उनको कवर करना, और साथ साथ सिलेबस इतनी जल्दी कवर हो जाता है कि उनको समझ नहीं आती कि अब हमने क्या करना है। और फिर वो मूव करते हैं यूट्यूब की तरफ, या फिर कहीं और जिधर से उनको कुछ मिलता है। लेकिन ये चीज़ मेरे साथ भी आई थी, मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तो कोविड-19 की वजह से हमारी जो क्लासेस थी वही ऑनलाइन हुई थी। तो ऑनलाइन में इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती थी, तो मैंने भी यूट्यूब का ही सहारा लिया था। मैंने सोचा यूट्यूब से करते हैं, यूट्यूब से काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की थी कि हर बंदा अपनी अच्छे से कोशिश करता है एक्सप्लेन करने की, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे माइंड में जो कि मुझे यूट्यूब से क्लियर नहीं हो सके, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि वो स्किप कर जाते थे, जिनको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था लेकिन वो नहीं करते थे। तो अब उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाने का फ़ैसला किया था कि मैं अब उन चीज़ों को डिस्कस करूँगा जो कि जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी वो आपको फेस ना करनी पड़ी, और जो चीज़ें डिस्कस मेरे साथ नहीं हो सकी उनको अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सके। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं कि तो आपकी जो बेसिक है प्रोग्राम्स की वो क्लियर हो जाएगी। और मैं इस चैनल के अंदर जस्ट उन्हीं टॉपिक्स को ही डिस्कस करूँगा जिनका मुझे थोड़ा सा डाउट था, या जिनकी मुझे अच्छा से कंटेंट यूट्यूब पे नहीं मिला। अदरवाइज़ जो अवेलेबल है उसको मैं इधर दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। और मैं साथ साथ ये भी देखूँगा कि जो वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा ना बने, क्योंकि वीडियोस को देखना बहुत ही डिफ़िकल्ट बन जाता है, क्योंकि एक तो हमारे पास टाइम नहीं होता, और एक वीडियोस लेक्चर सुनना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मुझे इस चीज़ का आइडिया है। तो हम जस्ट टू द पॉइंट ही बात करेंगे और उन टॉपिक्स को ही डिस्कस करेंगे जिनको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। और मैं इधर वीडियोस के अंदर प्रोग्राम्स भी बनाया करूँगा, और कुछ प्रोग्राम्स आपके साथ शेयर भी करूँगा। उसके लिए प्रैक्टिस के लिए हमारी वेबसाइट है, मैं उधर शेयर कर दूँगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आज सिंपल हम देखेंगे प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, और उसको डिस्कस करेंगे। उसमें जो चीज़ें होती हैं बेसिक, एक प्रोग्राम बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपने नोट किया हो किसी सी प्लस प्लस की बुक के अंदर या फिर कहीं से, तो आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर मिलता है वो कुछ इस टाइप का मिलता है कि उसके अंदर ये होता है कि कुछ हेडर फाइल्स होती हैं, और उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन होता है जिसके अंदर हमने सारा काम परफॉर्म करना होता है, जो भी टास्क होते हैं। और जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होता है वो ये हेलो वर्ल्ड लिखा होता है, जस्ट एक स्टेटमेंट, जो कि अगर इसको रन करने से हमें क्या मिलेगा, हमें एक स्टेटमेंट शो होगी हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। अब ये जो हेडर फाइल्स क्या होती हैं हमारे पास इन मेन फंक्शन क्या है, सी आउट और सी इन क्या चीज़ें हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रोग्राम का आपको बता दूं, अगर आपने प्रोग्राम की डेफिनेशन कहीं से पढ़ी हो तो वो डेफिनेशन क्या बनती है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उस इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, हम उसको प्रोग्राम का नेम देते हैं। तो इसी को अगर हम लेते चलें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है या दो नंबर्स को सम करना है। मैं कहता हूँ 336 प्लस ये मेरा एक नंबर है इज इक्वल टू,
और मुझे इनका सम चाहिए। ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका सम लेना है। ये नंबर कोई भी हो सकता है, इससे बड़ा नंबर भी हो सकता है या कुछ और नंबर भी हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। उस प्रोग्राम के अंदर मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा कंप्यूटर को, तो जो क्या करेगा कि मैं दो नंबर दूंगा और उनका सम करके वो मुझे रिटर्न कर देगा। तो क्या होगा कि मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब इसी तरह से जैसे आप एग्जांपल ले लें कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के अंदर क्या होता है कि हम कुछ नंबर्स देते हैं, फिर उसको कुछ ऑपरेटर परफॉर्म देते हैं, तो फिर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है जो कि हमें चाहिए होता है। लेकिन उसके बैकएंड में क्या चल रहा होता है, उसके बैकएंड में कुछ इंस्ट्रक्शंस हमने दी हुई उनको कि इसके अकॉर्डिंग तुमने काम करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। तो इसी तरह से एक प्रोग्राम के अंदर भी हम कुछ इंस्ट्रक्शन ही पास करते हैं अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि हमारे प्रोग्राम की स्पेसिफिकेशन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो हमें प्रोग्राम बनाना पड़ता है उन इंस्ट्रक्शन को देखते हुए। तो अगर जो मैंने एग्जांपल लिया है दो नंबर्स को प्लस करने के लिए, तो उस एग्जांपल को ही अगर देखते चलें तो उसका प्रोग्राम हम कैसे बना सकते हैं, और साथ साथ में जो जो चीज़ें यूज़ होंगी उनको भी एक्सप्लेन करते जाऊँगा। फॉर एग्जांपल मैंने अब प्रोग्राम बनाना है, दो नंबर्स है, मैं नंबर थोड़े छोटे ले लेता हूँ, ये 6 और इसको 2 कर लेते हैं। और 2 और 6 इसका अगर हम सम देखें तो हमें पता है इसका सम 8 होता है, ठीक है। अब हमने कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि हम दो नंबर्स उनको दें, ठीक है, अपने प्रोग्राम को, और वो उनका सम रिटर्न कर दें। तो इसके लिए एक चीज़ तो ये देखनी पड़ेगी कि हमें डायरेक्टली हम ऐसे हवा में नहीं दे सकते कि हम दो नंबर पास कर रहे हैं और वो उसका सम हमें रिटर्न कर सके, ये पॉसिबल नहीं है। हमें इन नंबर्स को टेम्परेरी तौर पे कहीं मेमोरी के अंदर किसी जगह पे स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेरी तौर पे हम पहले एक नंबर को स्टोर करेंगे, फिर दूसरे नंबर को स्टोर करेंगे, फिर उसका जो सम हमें मिलता है उस सम को भी हमें किसी न किसी जगह पे स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेम्परेरी तौर पे हमें किसी न किसी ब्लॉक के अंदर मेमोरी के स्टोर करना पड़ेगा। तो अब स्टोर करने के लिए हमें जो ब्लॉक मिलता है वो कैसे मिलता है, वो हम उसके लिए हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक नेम मेमोरी लोकेशन है। किसी मेमोरी लोकेशन के अंदर रैम के अंदर हम उसको कुछ नेम दे देते हैं, एक टाइप दे देते हैं, और वो क्या बन जाता है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है कि वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसे कि हमारा ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर हम इंटीजर टाइप यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये जस्ट सिंपल नंबर्स है, तो इनकी टाइप डिफरेंट होगी। अगर हमें कुछ इस तरह की रिक्वायर्ड है कि 0.5 प्लस 8.9, ठीक है। अब इसका जो प्रोग्राम बनेगा वो डिफरेंट टाइप्स का बनेगा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें कुछ ऐसी मेमोरी चाहिए जो कि पॉइंट्स वाले नंबर्स को स्टोर करे, ठीक है। तो इसके लिए जो हम वेरिएबल बनाएंगे वो वेरिएबल की टाइप इसके अकॉर्डिंग होगी कि ये फ्लोटिंग टाइप का है तो इसकी हम वेरिएबल भी फ्लोटिंग टाइप का ही बनाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो भी प्रोग्राम बनाना है उसके पहले हम स्पेसिफिकेशन देख लेंगे कि उसके अंदर हमने यूज़ क्या करना है। तो हमने अगर कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि हमने दो इंटीजर्स का ही सम करना है या दो इंटीजर्स को ही मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हम जो वेरिएबल्स यूज़ करेंगे उसको स्टोर करने के लिए जो टेम्परेरी मेमोरी यूज़ करेंगे उसकी टाइप हम इंटीजर रखेंगे, क्योंकि ये एक सिंपल इंटीजर है। लेकिन अगर हमें फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए हम जो वेरिएबल बनाएंगे, जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसकी हम टाइप भी फ्लोटिंग पॉइंट ही रखेंगे, फ्लोट टाइप ही रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं और उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं। किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मेरे पास एक छोटी सी पिक है, उसके अंदर आपको शायद क्लियर हो जाए। वेरिएबल्स बेसिकली क्या होता है कि उसकी एक डेटा टाइप होती है, मतलब हमें जिस टाइप का डेटा चाहिए, फिर हम उसको एक नेम देते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नेम दे सकते हैं, ये हमारा यूज़र डिफाइन है, ये एक टाइप है, ये एक हमने नेम पास कर दिया, एक वेरिएबल का नेम है। और यहाँ तक जो है वो काम क्या है हमारा, ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। उसके बाद अगर उसको हम कोई वैल्यू भी असाइन कर देते हैं तो इसको क्या कहते हैं, हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज भी कर दिया, ठीक है। तो वेरिएबल का क्या होता है, जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं तो हमें एक बॉक्स मिलता है, एक ब्लॉक मिलता है 4 बाइट्स का, जिसके अंदर हम इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है तो इसके अंदर वो हमें इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी अलोकेट करेगा, ठीक है। तो
अगर हमने यही प्रोग्राम बनाना है तो इसके लिए आप खुद सोचिए कि हमें कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। डेफिनेटली हमें 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने एक वेरिएबल के अंदर हम एक नंबर पास करेंगे, फिर दूसरे वेरिएबल के अंदर दूसरा नंबर पास करेंगे, फिर उनके ऊपर कुछ फंक्शन परफॉर्म हम जो करना चाहते हैं, हम सम करना चाहते हैं उनका, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वेरिएबल पास करना पड़ेगा और वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो ये प्रोग्राम है इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमें इंटीजर टाइप के 2 नंबर लेने हैं और उनका एक सम फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें जो वेरिएबल लेना पड़ेगा उसकी टाइप भी इंटीजर ही रखनी पड़ेगी। तो हमें क्या चाहिए, हमें 3 बॉक्सेस चाहिए, 3 ब्लॉक्स चाहिए ऐसे, जिसके अंदर हम टेम्परेरी तौर पे एक मेमोरी कुछ स्टोर कर सकें, फिर उसका ताकि उसका हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो इजीली कर सकें। तो हमें वेरिएबल क्या चाहिए, एक वेरिएबल हमें चाहिए जिसके अंदर हम पहला नंबर स्टोर करेंगे, उसको मैं ए नेम दे देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा उसको मैं कॉमा लगाऊंगा। अगर हम एक लाइन में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ हम वैसे भी कर सकते हैं। ए बना लिया, फिर मैं एक इंटीजर टाइप का बी वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं टाइप का एक सम नेम ले देता हूँ। ये नेम हमारी मर्ज़ी होती है, ये कोई प्री डिफाइन नहीं है, या हमने खुद से नेम देने होती हैं, लेकिन टाइप ये एक हमने देनी होती है जिस टाइप का हम रखना चाहते हैं वेरिएबल। अब मैंने वेरिएबल बनाया है कि इसकी टाइप इंटीजर है, इसके अंदर मैं इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूँ, इसके अंदर भी मैं इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूँ और इसके अंदर भी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 ब्लॉक्स मिल गए मेमोरी के अंदर, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने इनको कुछ ना कुछ इनिशियलाइजेशन करनी है। ये जो मैंने किया है, ये एक वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया है, ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, और ये जो मैंने कमेंट स्टेटमेंट लिखी है, इसको कमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। ये हमारी एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं करती, हमारे प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए ये कमेंट स्टेटमेंट्स होती हैं कि अगर हमने किसी को बताना है कि ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए, तो इसके लिए हम ये स्लैश लगा के आई थिंक ब्लैक फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद हम इसके कुछ भी लिखेंगे तो हमारे प्रोग्राम के प्रोग्राम के हिस्से में नहीं आएगा, वो वैसे ही उधर कमेंट एज अ कमेंट उधर पड़ा रहेगा। ठीक है, तो हमारे कोड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इसको लिखने के लिए आप फॉरवर्ड स्लैश 2 बार लिखेंगे, तो उसके बाद आप जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज़ लिखा रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या किया कि 3 वेरिएबल बना लिए हैं। अब इनको वैल्यूज़ इनिशियलाइज करने, कुछ ना कुछ वैल्यूज़ मैं लिख देता हूँ। ए इज़ इक्वल टू, जी मैंने एक बड़ी वैल्यू दे दी, और उसके बाद मैं बी को एक और बड़ी वैल्यू दे देता हूँ, कुछ भी। ठीक है, जी मैंने 2 वैल्यूज़ दे दी। ए के अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया, ए के अंदर मैंने 165 स्टोर कर दिया। ठीक है, और बी के अंदर मैंने स्टोर कर दिया 4755। ठीक है, ये मैंने 2 वैल्यू स्टोर कर दी। और अब मैं कहता हूँ सम के अंदर क्या स्टोर करो, सम के अंदर स्टोर करो इन दोनों का सम। अब इन दोनों का सम कैसे निकलेगा, हम लिखेंगे ए के अंदर जो वैल्यू है उसको प्लस करो बी के साथ। ठीक है, अब क्या होगा कि सम के अंदर वो वैल्यू आएगी जो ए और बी का सम बनता है, ए और बी का सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये तो कर लिया कि हमने 2 नंबर्स ले लिए, उनको सम के अंदर स्टोर भी कर लिया। अब हमने इसको डिस्प्ले कैसे करवाएं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, हमने सम तो फाइंड करना है, साथ में उसको डिस्प्ले भी करवाना है। तो डिस्प्ले करने के लिए हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, उसका नेम है सी आउट। ठीक है, ये उसका कीवर्ड होता है सी आउट का, और ये कीवर्ड लिखने के बाद हम इधर वो वेरिएबल लिखेंगे जिसको हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो अगर हमने सम को डिस्प्ले करना है तो हम सम ही लिखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं अब इस प्रोग्राम को रन करूं, प्रोग्राम को, इसको रन करने के लिए आपको ये एक आइकन मिल जाता है, या फिर F11 प्रेस करेंगे तो देन भी रन हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी जो आउटपुट आई है वो उसने उनका दोनों का सम करके हमें ये आउटपुट डिस्प्ले करवा दी है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी, और ये हमारा प्रोग्राम कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मतलब वो जनरल प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दी है और वो उन्हीं का ही सम हमें रिटर्न कर रहा है, उन्हीं का सम ही हमें शो करवा रहा है। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिस तरह से कैलकुलेटर के अंदर हम एक वैल्यू पास करते हैं, फिर दूसरी वैल्यू पास करते हैं,
तो फिर उसका हमें रिज़ल्ट शो होता है। तो उससे क्या होता है कि वो हम वैल्यू रन टाइम पे इंटर कर रहे होते हैं, हम यूज़र से वैल्यू ले रहे होते हैं। ये वैल्यू क्या है कि ये वैल्यू हमने उनको फिक्स दे दी है, असाइन कर दी है। एक वैल्यू हम यूज़र से भी ले सकते हैं। तो वो मेथड क्या होता है, वो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम सीन स्टेटमेंट सीन फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सीन के ज़रिए हम किस तरह से वैल्यू ले सकते हैं। हमें सिंपल क्या लिखना पड़ेगा, हमें सिंपल सी इन लिखना है, ये उसका कीवर्ड है। तो हम उसके बाद लिखेंगे ए। अब क्या होगा, सीन यूज़ होता है रन टाइम पे वैल्यू लेने के लिए, इनपुट गेट करने के लिए। तो हमने सीन लिखा और वैल्यू लेनी किसके अंदर है, फर्स्ट वैल्यू हमने ए के अंदर स्टोर करनी, तो मैंने उसको ए की को रख दिया। उसके बाद फिर मैं सीन लिख के बी कर दूंगा। तो क्या होगा, ये एक दफ़ा एक वैल्यू लेगा, फिर हम दूसरी वैल्यू इंटर करेंगे, उसको बी के अंदर स्टोर कर देगा। उसके बाद क्या होगा कि सम इन दोनों का सम करके अपने अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है, फिर हम सी आउट के ज़रिए, जो कि आउटपुट शो करवाने के लिए यूज़ होता है, हम सम को डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको रन करूं तो आप देखेंगे ये भी रुक गया है। तो मैं इसको कुछ वैल्यू देता हूँ, 25 दी, फिर मैं इसको 65 देता हूँ, तो इसने मुझे 90 क्या शो करवा दिया है, इन दोनों का सम। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये प्रोग्राम इतना अच्छा नहीं लग रहा, कि हमें पहले जब प्रोग्राम रन हुआ हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा कि हमने क्या इंटर करना है क्या इंटर नहीं करना, हमें कुछ भी पता नहीं, हमने ऐसे इंटर कर दिया। ठीक है, तो फिर सम आया, हमें सम का भी नहीं पता कि सम इनमें से कौन सा है ठीक से। इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो ठीक नज़र नहीं आ रही हमें। तो इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यूज़र को बता सकते हैं एक स्टेटमेंट लिख के कि इंटर द फर्स्ट नंबर। अगर हम ये लिख दें, उसके बाद हम लिख दें इंटर द सेकंड नंबर, तो एक तो अच्छी लुक आ जाती है। उसके बाद हम ये लिख दें कि सम ऑफ द नंबर्स इज़, जो हमारा सम निकल रहा है। तो हम कुछ इस तरह का भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर हमने कुछ डिस्प्ले करवाना है, कुछ भी डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम सी आउट का ही यूज़ करते हैं। तो अगर हमने एक स्टेटमेंट लिखनी है, हमेशा कोई भी अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर आप चाहते हैं कि कोई स्टेटमेंट शो हो जब हमारा प्रोग्राम रन होना चाहिए, तो आपने ये सी आउट का कीवर्ड लिखना है। उसके बाद आपने ये लगा देना है। ठीक है, डबल कोटेशन साइन लगाना है। ये लगाने के बाद इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। पर मैं लिखता हूँ इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द फर्स्ट नंबर। अगर मैं ये लिखता हूँ, अब मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी, उसके बाद जो नंबर वो इंटर करेगा वो सीन की मदद से ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं दोबारा से सी आउट लगाता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ इंटर द सेकंड नंबर। अब ये एक ऐसी ही एज इट इज़ स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी और जो नंबर वो इंटर करेगा वो बी के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर क्या होगा कि सम इन दोनों का सम करेगा, जो भी नंबर इनके अंदर आएंगे उनका सम करके सम अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो अब हमने क्या करना है कि हमने ये काम कर लिया। उसके बाद हम एक और सी आउट स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि सम ऑफ द नंबर्स इज़। ठीक है, जब हम ये लिखेंगे उसके बाद हमारा जो सम है वो प्रिंट हो जाएगा। तो अगर एक चीज़ ये है कि अगर आपने कुछ इन कोटेशन के अंदर कुछ लिखा है तो वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, लेकिन आप इनके बगैर अगर आप कोई वेरिएबल देते हैं तो उस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रखना है आपने। तो अब देखें, अगर अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो अब इसकी लुक आप देखेंगे थोड़ी डिफरेंट होगी। तो अगर आपकी कंसोल स्क्रीन ये सामने आई है, अब रन टाइम पे वो मुझसे क्या कह रहा है कि अब मुझे कह रहा है इंटर द फर्स्ट नंबर, बजाय इसके कि पहले आप क्या था कि कुछ भी हमें शो नहीं करा रहा था, मुझे हमें पता ही नहीं था कि हमने क्या इंटर करना है। अब हमें पता चल रहा है कि हमने फर्स्ट नंबर इंटर करना है, 25 इंटर किया, सेकंड नंबर में 5 इंटर कर देता हूँ। अब क्या है कि मुझे बता रहा है सम ऑफ द नंबर्स इज़ 30, मुझे पता चल रहा है कि ये हमारे नंबर्स का सम है जो हमने 2 इंटर किए हैं। तो ये मैंने कैसे किया कि मैंने सी आउट स्टेटमेंट की मदद से ये मैंने यूज़र से नंबर लिए, फिर उनको प्रिंट करवा दिया। हालांकि प्रोग्राम पहले भी हमारा बन गया था, लेकिन ये थोड़ी सी प्रेजेंटेशन करनी चाहिए साथ में। ठीक है, तो लास्ट में मैं चीज़ों को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिनको आपने बार बार यूज़ करना है सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, सारी प्रोग्रामिंग के अंदर। कि वेरिएबल को जब भी बात है वेरिएबल डिक्लेयर करने की, तो आपने क्या करना है, उसको एक डेटा टाइप देनी है जिस टाइप का आपको वैल्यू चाहिए। ठीक है, आपने उसको एक डेटा टाइप देनी है। उसके बाद क्या करना है कि आपने उसको एक नेम दे देना है। जब आप ये काम करेंगे तो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, जब आप उसको कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, जैसे मैं इसको एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ,
कुछ भी वैल्यू, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इनिशियलाइज कर दी वैल्यू किसी न किसी वैल्यू के साथ, ठीक है। तो ये क्या होगी, वैल्यू की इनिशियलाइजेशन होगी। और ये चीज़ जो कि मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स के अंदर देखी है कि वो इसी चीज़ को स्किप कर देती हैं कि वो डबल कोटेशन लगाने के बाद, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद इसी के अंदर ही वो वेरिएबल लिख देते हैं जिसको प्रिंट करवाना हो। तो जैसे कि मैंने अब सम है, सम को प्रिंट करवाना है, पहले मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद फिर मैंने सम को लिखा है। तो अब ये इसके बजाय ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये कोई मसला नहीं। मैं इसी को इधर जब ये कोटेशन एंड हो रही है तो इधर मैं दोबारा ये साइन लगा के मैं सम लिख सकता हूँ। तो अब ये बिल्कुल वही बात है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो इसी को कंसिडर करते हैं, सम को इसी के अंदर लिख देते हैं डबल कोटेशन के अंदर। तो क्या होता है कि वो जस्ट एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी होती है वो प्रिंट नहीं होती, वो डिस्प्ले नहीं होती। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जो भी आपने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है वो इन डबल कोटेशन के अंदर आएगी। ये मैंने बहुत से बच्चों के अंदर यही चीज़ देखी है कि वो इसी चीज़ की मिस्टेक करते हैं बार बार। तो इस चीज़ को आपने क्लियर कर लेना है। और अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है, अगर आप सम के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई वो प्रिंट करवाना चाहती हैं, तो आप सिंपल कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये कुछ भी नहीं लगाएंगे, आप जस्ट ये साइन लगा के वो वेरिएबल लिखेंगे तो वो उसको डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। तो आज के लिए जस्ट इतना ही। अगर मैं आपको एक इसी को चेंज करके दिखा देता हूँ, अगर मैंने पहले इंटीजर टाइप के लिए बनाया और इसमें वैल्यूज़ को चेंज कर दूँ, डेटा टाइप को चेंज कर दूँ, मैं इंटी के बजाय फ्लोट कर दूँ सबको, तो अब क्या होगा कि हम इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट वाला भी प्रोग्राम बना सकते हैं कि अगर हम पॉइंट वाली वैल्यूज़ को सम करना चाहते हैं। तो इसी को अगर हम दोबारा मैं इसको रन करता हूँ, अब मैंने जस्ट टाइप चेंज की है, बाकी काम वही हो रहा है। तो मैं अब लिख सकता हूँ 25.5, ठीक है, 95.4, 96, ठीक है। तो अब क्या है कि उसने उनका सम करके मुझे पॉइंट्स में वैल्यू रिटर्न कर दिया है। अगर इसी को मैं टाइप इंटीजर रखता और मैं इसको पॉइंट्स वाली वैल्यू देता, उसने क्या करना था, उसने जस्ट ये वैल्यू रखनी थी, इसके बाद वाली वैल्यू उसको स्किप कर देना था, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता पॉइंट वाली वैल्यू को। लेकिन फ्लोट जो टाइप है, फ्लोट पॉइंट वाली वैल्यू को एक्सेप्ट करती है, तो इसलिए उसने हमें जो रिजल्ट्स हैं वो भी पॉइंट्स वाली वैल्यू में ही रिटर्न किए हैं। तो इस चीज़ को आपने क्लियर करना है। और मैं इसकी कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रोग्राम्स आपको दे दूंगा, आप नीचे वेबसाइट में लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसके आप जब क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। और कुछ प्रोग्राम्स की वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा बना के, जो थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे।